मोनिस मलिक। ग्राम दरऊ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का एक ऐसा गांव जिसकी पहचान ना सिर्फ उसके ऐतिहासिक वजूद से जुड़ी है बल्कि उसकी शिक्षा, संस्कृति और वैश्विक सोच से भी है। यह गांव 18वीं सदी से आबाद है। इस क्षेत्र का सबसे प्रगतिशील मुस्लिम बहुल गांव भी माना जाता है। यहाँ की शिक्षा दर जिले के बाकी गांवों से बहुत ज़्यादा आगे है। दरऊ के घरों से निकलकर युवा यूरोप और खाड़ी देशों में और भारत के प्रमुख शहरों तक पहुँचे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। गांव के भीतर अब भी एक बड़ी आबादी किसानों की है जो मेहनत और ईमानदारी से अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी दरऊ की अपनी अलग पहचान है। हिंदुस्तान के मुजद्दिद आला हजरत के फतवाए रिजविया जैसे महत्वपूर्ण इस्लामिक दस्तावेज में भी दरऊ का उल्लेख मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है जो इसकी धार्मिक चेतना और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। आज का दरऊ सिर्फ एक गांव ही नहीं रहा है, यह एक विचार बन चुका है। एक ऐसा विचार जो शिक्षा, कृषि, रोजगार और सांस्कृतिक समझदारी का संगम है। अब जब गांव में प्रधानी का चुनाव नज़दीक है तो सवाल यह नहीं है कि अगला प्रधान कौन होगा, सवाल यह है कि वो कौन होगा जो इस विरासत को और संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। आज इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं। चारों का ही संबंध ग्राम दरऊ से है। सबसे पहले इनका परिचय कराते हुए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इफ्तिखार मियाँ जो कि भाजपा के मुस्लिम मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। वहीं एडवोकेट नजीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब खान जी के बारे में एक बात और आपको बताते हुए चलें कि हाल फिलहाल में नजीब खान को स्टेट हेड ऑफ IDRF का पद भी मिला है। ह्यूमन राइट से संबंधित है ये और काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। और हमारे साथ भाजपा के मुस्लिम मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रधानी के कैंडिडेट प्रत्याशी हमारे साथ अब्दुल गफ्फार खां मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ दरऊ से एक मेहमान और मौजूद हैं, इनका नाम है आसिम खान। हम चारों का अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं संभावित कैंडिडेट से सवाल पूछना चाहूँगा, जो भी गफ्फार खां संभावित कैंडिडेट हैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि प्रधानी का चुनाव ही क्यों? आखिर क्या वजह है जो आपको प्रधानी के चुनावों तक खींचकर ले जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं TV9 के आपने चैनल पे मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव लगभग 40 से 45 वर्षों से मेरे गांव में होते चले आ रहे हैं और पिछले 30 साल में एक ही परिवार से लोग प्रधान बनते चले आ रहे हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें आज भी इतना सब कुछ होने के बाद मेरे गांव में अभी ऐसी रह गई हैं जिनसे गांव अछूता है। सब कुछ होते हुए भी हमारे यहाँ आज तक कोई खेल का स्टेडियम नहीं बन पाया। 5,000 की लगभग आबादी का गांव हमारा है। बहुत सी ज़मीन हमारे यहाँ सरकारी है, खेल मैदान की ज़मीनें हैं, लेकिन उन ज़मीनों का सही उपयोग नहीं कर पाए पूर्व में रहे प्रधान। अगर हमें वहाँ की जनता सम्मान देती है और प्रधान बनाती है तो हमारे पास ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनसे गांव वंचित रहा है, हम उसका लाभ गांव को दिलाएंगे। पहला मिशन हमारा रहेगा कि हम गांव में एक कम से कम खेल का मिनी स्टेडियम बनवा सकें। नहीं, सवाल ये है कि देखिए, चुनाव तो सब लड़ते हैं, हर एक नेता ये चाहता है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन आपका चुनाव लड़ना क्या कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता है या फिर आप दरऊ के लिए कोई जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं? सर, मेरी सोच तो यह है कि मैं अपने गांव को बहुत आगे लेके जाऊं। पूर्व में जो प्रधान रहे उन्होंने बड़े स्तर पर जो उनका लेवल था उतने बड़े लेवल के काम हमारे गांव में नहीं कराए। जैसे कि कोई खेल का स्टेडियम नहीं बनवा पाए, कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं ले पाए, कोई इंडस्ट्री नहीं लगवा पाए, मतलब किसी भी तरह का बड़ा ऐसा जिससे कि दरऊ की पहचान बाहर जा सके, ग्रामीण क्षेत्र से हटके वो नहीं करा पाए। जबकि इस गांव में ये एक ऐतिहासिक गांव है, सदियों से लगभग 400 साल पुराना आबाद गांव है, जिसको इस टाइम किच्छा
बहुत छोटा हुआ करता, उस टाइम भी दरऊ कस्बा कहलाता था। उस हिसाब से हम तरक्की नहीं कर पाए। पर उसी सोच को लेके हम चाहते हैं कि हम प्रधानी का चुनाव लड़ें और ग्राम दरऊ को एक अलग पहचान दिलाएं। ठीक है, हमारे साथ दरऊ के कुछ स्थानीय नागरिक भी मौजूद हैं, इनसे सवाल पूछ लेते हैं। चूंकि आप दोनों ही स्थानीय नागरिक हैं वहाँ के, आप अगर आपसे हमारी टीम दरऊ जाती है और वहाँ पर आपसे गांव में खड़े होकर ये सवाल पूछती है कि इस गांव की 3 मुख्य समस्याएं क्या हैं, पूरे गांव के लोगों की, चाहे गांव से संबंधित हैं, एजुकेशन से संबंधित हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, किसी भी चीज़ से संबंधित, वो 3 कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें कि आप ये चाहते हैं कि जो ग्राम प्रधान बने यहाँ का वो सबसे पहले इन समस्याओं को दूर करे? जी आसिम जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा। सारी परेशानी, अब आपने 3 परेशानी पूछी हैं, परेशानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जो बनता है वो पूरे गांव को साथ में लेकर चलता है। लेकिन हमारे गांव का परंपरा रही है कि एक आपसी मतभेद हो जाता है चुनाव, लेकिन उसमें सारे लोगों का जो मेन जो है, जैसे मान लो किसी का इंदिरा आवास आता है, जो रूम आते हैं, वो मेरे ख्याल से पात्रों को नहीं मिला आज तक। पहले वो जो बीपीएल कार्ड होते थे वो मेरे ख्याल से जिनकी ज़मीनें हैं उनको बीपीएल कार्ड मिलते थे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पर हैं। इन समस्याओं को पहले, इन समस्याओं से जो गरीबों का हक है, जो पात्रों का हक है, जनता को जो सरकार देना चाहती है, जो इस मतलब लेवल में आना चाहते हैं, उनको मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ है शिक्षा की। हमारे गांव का जो इंटर कॉलेज है वो एक हमारे सैयद साहब हैं, उनका भी एक कॉलेज है, वहाँ स्कूल है अपना, लेकिन एक सरकारी कॉलेज है। उसमें मेरे ख्याल से अब क्षमता बच्चों की बहुत बढ़ गई। तो हमारे गांव के हिसाब से पुराना गांव ऐतिहासिक है और बहुत पुराना स्कूल है, जब गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे। तो उस हिसाब से एक मेरे मानना यह है कि एक आईटीआई कॉलेज वहाँ होना चाहिए। टेक्निकल बच्चों को, आजकल टेक्निकल बच्चे जो है उसमें फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि पहले ग्रेजुएशन कर लेते थे कोई बात नहीं, लेकिन अब टेक्निकल की बच्चों को ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि नाली की सफाइयों का काम गांव में बिल्कुल ज़ीरो है। हमने आज तक कभी सफाइयों का काम सिर्फ चुनाव के समय में देखा, कभी हमने चुनाव मतलब गांव में सफाई का कभी भी नहीं देखा। तीन समस्या गिना दी, एक होगी साफ सफाई की, दूसरी होगी एजुकेशन की, और तीसरी समस्या आपने बताई जो पात्रों को, मतलब जैसे मान लो किसी को बीपीएल वाले को जो उसकी जो चीज़ जो जैसे जिस लायक है, अच्छा। अगर उसके पास ज़मीन नहीं है, गरीब है, उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। ज़मीन वालों को इंदिरा आवास दिया गया, ठीक है, ठीक है। जमीन वालों को बीपीएल दिया। दर्शकों को बताते हुए चलें, लगभग 6000 वोट हैं दरऊ में और लगभग आबादी 12000 से 15000 के बीच में है। तो 12000 से 15000 के बीच में सही साहब आबादी है किसी गांव की, तो इसका मतलब यह है कि गांव एक बड़ा गांव है। और ऐसे में चूंकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, खुद अपना एक स्कूल भी संचालित करते हैं दरऊ में, तो ऐसे में स्थिति क्या निकल कर सामने आती है बच्चों की शिक्षा का, वहाँ पर क्या असर देखने को मिलता है, क्या स्थिति है बच्चों की शिक्षा की? सबसे पहले मोनिस मलिक जी, मैं आपका इस स्टूडियो में आपने बुलाया क्योंकि 3 स्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, आपकी नज़र गई उस पर, तो उसका बहुत बहुत आपका मैं वेलकम स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। और ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्राम है, गांव है, उनकी जो तरक्की है वो मुल्क की बुनियाद होती है। मुल्क की बुनियाद जब भी मजबूत होगी जब गांव मजबूत होंगे। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि गांव की जो मासूमियत है, जो गांव में अपनाइयत है, वहाँ निरक्षरता अब भी इतनी है कि लोग बड़े मासूम हैं, अपने नेतृत्व को बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं कि एक शायद कोई मसीहा बन के उतरे और हमारी समस्याओं को दूर करे। मैं शहर की भीड़ में चल तो रहा हूँ, मगर मेरे जो दिमाग में नक्शा मेरे गांव का है। तो अपने गांव के लिए सोचना, आपने जिस तरह से आप इस सब लोगों को लेकर चलते हैं, जो आपकी भारत की, हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो तहज़ीब तमद्दुन है, जो कल्चर है, उसके हिसाब से आपको लोग सब लाइक इसलिए करते हैं कि आप हर विषय पे नज़र भी रखते हैं। तो मैं एक तो उम्मीदवार नहीं हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्राम दरऊ पे फोकस किया और उसमें आपने सभी उम्मीदवारों को दावत दी, जिसमें गफ्फार खां यहाँ पहुँचे हैं और आपने और भी कैंडिडेटों को, जो उम्मीदवार, सबको आपने दावत दी। ये आपका जो है कोई भेदभाव नहीं है, सबने आप सबको समानता के हिसाब से देखा आपने कि सब लोग अपनी बात रखें।
तो सबसे पहले जो आंदोलन क्यों होते हैं, आंदोलन इसलिए होते हैं कि आंदोलन की कोई वजह होती है गांव में। हमारे गांव के लोगों को तो ये पता नहीं आंदोलन क्या होते हैं, और आंदोलन होने भी नहीं चाहिए। जब कोई भी उम्मीदवार प्रधान के पद पे या जिला पंचायत पे या क्षेत्र पंचायत पे अपनी उम्मीदवारी भरता है तो उसको अपना एक मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र जारी करना पड़ता है कि मुझे जो है इस गांव की तरक्की के लिए ये काम करना है। और जब वो काम नहीं होते तो फिर क्षेत्र की जनता अपने उस चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल करती है, और वो सवालों का अगर उनका हल नहीं करता समस्या का तो फिर आंदोलन करती है, और उस आंदोलन से भी देश का नुकसान होता है। तो हमें अपने देश की तरक्की के लिए, देखिए मैं एक टीचर भी हूं, और जैसे आपने बताया, और अपने देश अपने गांव के लोगों के जो गरीब है, जिनकी आंखें, गरीबों की आंखें अंदर धंस गई हैं, वो हमारी तरफ वो आशा भरी दृष्टि से देख रही हैं कि ये सैयद साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं, ये गांव के लिए भला सोचेंगे। आजकल मैं ये कहना चाहता हूं, आप क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जो हमारी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जब कमजोर है, आज से पहले के आपने देखा होगा, मैं सभी इस जिले में बल्कि इस पूरे राज्य के प्रधानों से या गांव के लोगों से, जो उम्मीदवारों से कहना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं आपके यहाँ इस स्टूडियो के माध्यम से कि आप लोग गांव के लिए काम करें, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं। ये गांव जो है, मैंने आपको पहले बताया, मुल्क जब भी, इस देश के वजीर जो आजम है वो जब भी सशक्त होंगे जब मुल्क मजबूत होगा, और मुल्क मजबूत जब होगा जब हमारा गांव जो है, ये सबसे नीचे की एक सरकार है अपने आप में, इसको हम मजबूत बनाएंगे। क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इससे पहले जो थे सिर्फ अटेंडेंस मात्र को स्कूलों में अध्यापक चुन दिए गए, पढ़ाई का, जिस पढ़ाई से हम कहते हैं देयर इज ओनली गेम चेंजर दैट इज एजुकेशन, अगर शिक्षा आपका गेम बदल सकती है। और स्वास्थ्य के मामले आज भी दरों जैसे क्षेत्र में आपने दरों को फोकस किया, दरों में अस्पताल है छोटा सा, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर नहीं, तो हम चाहते हैं कि हमारे उसमें डॉक्टर भी बैठे, एक थोड़ा बड़ा अस्पताल बने, हम बाहर से निकले, कोई हमारे बाहर जाने की व्यवस्था हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को, जो लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, लोगों के लिए एक कोई भी जब बीमार हो जाता है तो उसको आने, अब ये देखिए जब हमारे गांव में मजबूत सब हो जाएगा तो हम गांव से बाहर निकलेंगे। तो मैं खैर ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, लेकिन फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी का कि उन्होंने शहर से अपने किच्छा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज लेके आए, एक एम्स लेके आए, एक आदर्श महाविद्यालय लेके आए, ताकि बच्चे जब इंटर के लेवल से वहां से पढ़ के निकले तो एक जो उच्च शिक्षा उसकी तरफ, हाई एजुकेशन की तरफ चले। तो एक विजन लेकर के चल रहे हैं हम। हमें बात दरऊ की करते हैं, दरऊ पे फोकस कर लेते हैं। हाँ। हमारे साथ एडवोकेट नजीब खान जी भी मौजूद हैं। नजीब खान जी, अगर हम दरऊ की बात करें, सिंपल दरऊ की बात करें, तो दरऊ ऐतिहासिक गांव है, जैसा कि अभी सही साहब ने बताया कि लगभग 400 साल पुराना गांव है, जो कि पहले से कस्बा कहलाता रहा है। तो ऐसे में इस चुनाव को लेकर युवाओं में क्या कोई जोश उत्साह है, या फिर इस चुनाव को ये कहा जाता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव है और बड़े चुनाव तो विधायकी के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो क्या आज का युवा या दरऊ का युवा, दरऊ पर अगर फोकस करें, क्या इन चुनावों को लेकर कोई उत्साह दिखा रहा है? जी बिल्कुल मोहित सर, दरऊ आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर का इस वक्त सबसे वेल एजुकेटेड और डेवलप्ड विलेज है, और हर लिहाज से, कल्चरल एजुकेशनल लिहाज से। और दूसरी बात ये कि जो जानते हैं आप, ग्राम प्रधान जो होता है आजकल इलेक्शन का, इस पर्पज से आपने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और सारे कैंडिडेट्स जो थे प्रधानी के, उनको इन्वाइट किया, कुछ है कुछ नहीं आ पाए मसरूफियत की वजह से। तो विलेज हेड का मतलब होता है कि गाँव का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, और वो गांव का सेवक होता है, गांव की तरक्कियात के कामों में, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, सोशल कामों में लोगों की हेल्प करता है, मदद करता है, और जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है, जो छोटे मोटे जो है घटनाएं हो जाती हैं उनको वहीं शॉर्ट लिस्ट करता, आउट करता, ये विलेज हेड की जिम्मेदारी है। तो नौजवान चाहते हैं कि जो प्रधानी का इलेक्शन है दरऊ की, वो प्यार मोहब्बत से हो, इख्तिताम को पहुंचे, और जो भी इलेक्टेड विलेज हेड हो दरऊ का, वो पब्लिक हित में, डेवलपमेंट में, गांव के विकास में वो कार्य करे, ताकि आवाम का, बैकवर्ड लोगों का उसमें मदद हो, और किसी भी कम्युनिटी का किसी भी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसकी इजाजत हमारा ना आइन देता है, इंसानियत के भी अगेंस्ट है। क्योंकि जब विलेज हेड हमारा काबिल होगा, सेंसिबल होगा, और हक बोलने वाला होगा, वेल एजुकेटेड होगा, तभी वो लोगों के हक उन तक पहुंचा सकता है, वरना थोड़ी दुश्वारियों का सामना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं दरऊ में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका विजन ये होना चाहिए कि हम प्यार मोहब्बत से इलेक्शन को लड़ेंगे, और हमें पब्लिक सेलेक्ट करती है तो बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बगैर किसी जो है
तासुब के हम लोगों का काम करेंगे, लोगों की समस्याओं का थोड़ा हल सा करेंगे। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। जी। मेरा जो सवाल पूछने का जो पर्पस था वो ये था कि क्या गांव का युवा उत्साह के साथ, उत्साह पूर्वक इन चुनावों में पार्टिसिपेट कर रहा है? बिल्कुल। और इसके बाद मैं ये पूछना आपसे ये चाह रहा था कि अगर उत्साह पूर्वक पार्टिसिपेट कर रहा है चुनावों में, तो रोजगार की स्थिति क्या है युवाओं के लिए? जी देखिए, क्या होता है कि आप जानते हैं ग्राम लेवल, ग्राम पंचायत लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो रोजगार तो ज्यादा मुहैया नहीं करा पाते, लेकिन उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो डेवलपमेंट के विकास हैं, रोड है, एजुकेशनल हब हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जो है स्वास्थ्य हेल्थ कार्यालय है, इनको मुनक्किद करें, ऑर्गेनाइज करें, जिससे लोगों की इलाज के मसाइल हल हों, राशन कार्ड बन जाए गरीबों के, और जो वृद्धा पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन है वो बन जाए, मनरेगा में गरीबों को वर्क मिल जाए, जो इस लायक हैं, जो एबिलिटी रखते हैं, जिनको जरूरत है इन सारे कामों में। तो युवा यही चाहते हैं कि एक बासलाहियत, जागरूक, वेल एजुकेटेड और कमजोरों के साथ, गरीबों के साथ और जरूरतमंदों के साथ खड़े होकर उनका काम करा सके, ऐसी एबिलिटी वाला विलेज प्रधान चाहते हैं लोग, जिससे गांव का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, समाज सेवा हो। मैं गफ्फार जी के पास दोबारा आना चाहूँगा। गफ्फार जी, अगर किसी गांव में 3 कैंडिडेट प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक कैंडिडेट चुनाव जीतता है, ऐसी कंडीशन में अगर आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो भी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, या फिर जैसा कि होता है कि चुनाव जीतने के बाद जो जीता वो चुनाव होता है उसकी टांग खिंचाई में लग जाते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, पिछली चुनाव 2019 में जब हुआ था तो मैं मात्र 1 वोट से प्रधानी का चुनाव हारा था, मात्र 1 वोट से। और चुनाव को लगभग 6 साल पूरे हो गए। इन 6 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो मैं किसी न किसी गांव वाले की मदद के लिए या किसी की सेवा के लिए निस्वार्थ ना गया हूँ। 365 दिन साल में होते हैं और 365 दिन में एक दिन ऐसा नहीं जाता है जो किसी न किसी की मदद को हम लोग ना जाएं। किसी न किसी, बड़ी आबादी है और मुझे तो अल्लाह ने एक ऐसी इज्जत दी है कि मैं अपने जितने काम गांव के करता हूं उससे ज़्यादा आसपास के गांवों के करता हूं। कहीं ना कहीं से विधानसभा से, जिले से कोई ना कोई फ़ोन मेरे कहने आ जाता है, क्योंकि मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ माइनॉरिटी का। उस वजह से मेरे ताल्लुकात लगभग हर गाँव में है। तो कहीं ना कहीं से मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि भाई साहब हमारा ये काम होना है। जैसे कि 108 तत्काल आ जाती है, वैसे हम लोग पहुँच जाते हैं। यही आप गांव में किसी से ही पूछेंगे तो हमें वो गांव की 108 बताएंगे आपको। जितना एक्टिव हम रहते हैं गांव के अंदर कोई नहीं रहता। बिना किसी पद पे रहते हुए भी हमने गांव में अनोखी योजनाएं लाए और उनका लाभ जनता को दिलवाया, जो गांव के स्तर की होती हैं। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि अगर आप पद जीत जाते हैं, हालांकि ग्राम प्रधानी बहुत बड़ा पद नहीं होता और बहुत ज़्यादा पावर उसके पास नहीं होती, लेकिन गांव का विकास करने की क्षमता उसके पास होती है, उसके पास इतनी पावर होती है, तो ऐसा कौन सा विकास कार्य होगा, आप कैमरे के सामने ये बात कह सकते हैं, ऐसा कौन सा विकास कार्य होगा जिससे आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, ग्राम प्रधान का लेवल छोटा होता है, लेकिन हौसलों की उड़ान अगर बड़ी हो तो हम कुछ भी ला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्षेत्र में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे हैं। हम अगर चाहें और ग्राम के प्रधान बन जाएं तो जिन चीज़ों से हमारा गांव अभी छूटा हुआ है, जैसे हमारे गांव में बैंक नहीं है, किसी भी बैंक में जाने के लिए हमें शहर आना पड़ता है, यहाँ तक कि एटीएम वगैरह भी नहीं है। अगर हम प्रधान बने तो किसी भी स्तर पर जाकर हम गांव में ये 2-3 योजनाएं ज़रूर लाएंगे। एक तो जैसे भाई साहब ने अभी कहा, हॉस्पिटल, कम से कम 10 बेड का एक हॉस्पिटल किसी भी तरह स्तर से जाके, चाहे सांसद जी से लेके आए, चाहे सीएम साहब से लेके आए, हम जाएंगे और लेके आएंगे। ये 2 से 3 चीज़ें हमें कराना ही कराना है गांव के अंदर। एक खेल का छोटा सा स्टेडियम बनवाना है और एक गांव में बैंक की सुविधा लाना है। दूसरी, हमें जो है एक तीसरा हॉस्पिटल हर हाल में बनवाना है गांव के अंदर। अगर जनता ने हमें इस्लाह करा तो, क्योंकि प्रधान की अपनी एक पावर होती है, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराना होती है। जब ज़मीन उपलब्ध हो जाती है तो सारे काम हो जाते हैं, और ज़मीन गांव में अच्छी खासी तादाद में हमारे सरकारी हैं जिसकी हमें जानकारी है, और हम अगर बन गए तो ये सब काम हम कराने में सक्षम हो जाएंगे। पुराने प्रधान के किन 3 कामों से आप ज़्यादा संतुष्ट थे? सर, पिछले 10 सालों में जब से हम राजनीति में एक्टिव हुए हैं तो अभी तक कोई ऐसे बड़े काम उन्होंने नहीं कराए। ओनली बस वही, किसी का राशन कार्ड कटवा दिया, किसी का बनवा दिया। ये बात तो खैर अभी आपने अपने मुंह से खुद कही थी, इस बात से तो हम इत्तेफाक नहीं रख सकते,
आपने कहा था कि आपके गांव में हॉस्पिटल भी है, आपके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी है, आपके गांव में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए स्कूल भी है। तो बहुत से गांवों में तो ये हॉस्पिटल जैसी चीज़ होती भी नहीं है। तो अगर ये हॉस्पिटल आया है तो कोई ना कोई तो लाया ही होगा। सर बहुत पहले हॉस्पिटल आया था, लगभग ये 20-25 साल पहले की बात होगी, लेकिन तब से उसमें डॉक्टर नहीं है। आज भी वो खाली बिल्डिंग पड़ी है, एक भी तो इलाज नहीं होता है ना। जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं बैठा है तो वहाँ इलाज कहाँ से होगा। बैंक के नाम की कोई सुविधा नहीं है, लोगों को शहर पैसे निकालने आना पड़ता है। एटीएम जैसी चीज़ भी वहाँ हमारे गांव में नहीं है, तो उसकी कमी तो है। वो सब कमियाँ दूर कराएंगे। प्रधान अगर जागरूक होते तो ये सब चीज़ें लगभग बड़े आबादी के हिसाब से होती। छोटे मोटे गाँव में नहीं चलेगा, लेकिन एक 8 से 10,000 12,000 की आबादी का गाँव इनसे वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी होती है। 10 से 12,000 लोगों की बहुत ज़रूरतें होती हैं। 2 पेट्रोल पंप है हमारे गाँव में, तो ये चीज़ें भी होना चाहिए। हमारे साथ आसिम जी मौजूद हैं। आसिम जी दरऊ छोड़ के किच्छा में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं, दरऊ में होगा, लेकिन फिलहाल किच्छा में है, शिफ्ट है। तो मेरा सवाल ये बन जाता है कि आपको या फिर आपके जैसे और भी युवा हैं जो अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर में या जगह पे या दिल्ली में या बम्बई कहीं पर भी शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपको गांव छोड़ना पड़ गया? देखिए मुनीष भाई, हमारा परिवार कम से कम 30 साल पुराना जो है किच्छा में यहाँ बसावट हुई। वो वजह यह है कि मेन थी शिक्षा की वजह। गांव में मेरे फादर जो है गवर्नमेंट टीचर रहे और मेरी बुआ भी गवर्नमेंट टीचर रही हैं, लेकिन वो शिक्षा को उनकी अहमियत उन्हें पता थी जो भी थी, तो उन्होंने हमारे सब परिवार को किच्छा में शिफ्ट किया। वो इसलिए किया कि एजुकेशन की परेशानी होगी जब तो, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट टीचर थे, लेकिन वो जानते थे कि आगे की एजुकेशन शहर में लेती है। जैसे मान लो किच्छा का बच्चा है कोई, अब वो किच्छा का बच्चे को हाई एजुकेशन चाहिए तो वो दिल्ली जाएगा, बेंगलोर जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। ये सब चीज़ें समस्याएं तो, और हमारे आने की वजह क्या है, कुछ लोग जो हमारे साथ के लोग किच्छा में रह रहे हैं, तो वो सिर्फ इसी वजह से कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली गांव में। कुछ गांव की मेन तो पर्पज एजुकेशन का ही, एजुकेशन मेन दूसरा रोजगार का रहा। पहले गांव में सिर्फ खेती का ही रोजगार होता था, लेकिन अब लोग जो है सड़कें बन गई, मतलब रोड शहर से मिल गया, तो लोग बाहर निकले, अपना कारोबार बाहर कर रहे हैं। लेकिन जो अपनी एजुकेशन चाहता है जी, आपसे सवाल पूछने का यही पर्पस था कि हमें वो कारण पता चले जिसकी वजह से पलायन हुआ है। क्योंकि अगर किसी जगह से पलायन होता है तो वो आबादी कहीं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होती है, और जब वो शिफ्ट होती है तो एक तरीके से जो पुरानी आबादी है उस जगह की, तो उसमें एक तालमेल बैठाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। तो इस तरीके से ग्राम प्रधान की या फिर और ऊपर के लेवल पे अगर हम आ जाते हैं, ज़िला पंचायत सदस्य और विधायक और फिर आपके सांसद, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि पलायन को रोका जाए, चाहे पहाड़ों में हो या तराई के किसी भी गांव में हो। पलायन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, ताकि वो दूसरे शहरों पर जाकर उन पर बोझ की तरह एक तरीके से निर्भर हो जाते हैं। अगर शिक्षा गाँव में ही मिलेगी तो पलायन रुकेगा, अगर रोजगार गांव के आसपास ही मिलेगा तो पलायन रुकेगा, अगर स्वास्थ्य गांव के आसपास ही मिलेगा तो पलायन रुकेगा। तो सही साहब, पलायन एक बड़ी समस्या निकल कर आ रही है, तो ग्राम प्रधान जो कि बहुत बड़ा पद नहीं है, इस समस्या को कैसे रोक सकता है? देखिए, अभी जीता जाता है उदाहरण आसिम खान साहब आपके सामने है, जो भी कह रहे थे कि हमने पलायन किया जी। तो हमारे गाँव में अगर ये मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये अगर सब मिल जाए तो हमें पलायन क्यों करना पड़े? पलायन को रोकना है तो ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना पड़ेगा। मैं किसी प्रधान को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं जिन प्रधानों ने अच्छे काम किए उनको शाबाशी देना चाहता हूँ, और जिन्होंने गलत काम किए उनको अपना आत्ममंथन करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो मेरे अंदर एक टीचर हुई, एक जोश है, गैरत है, कि मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि तकाबुल का करूँ दावा, ये जुर्रत है कहाँ मेरी, तखय्युल मेरा नाकिस है और नामुकम्मल है ज़बां मेरी, मगर सीने में दिल रखता हूँ जिसमें जोश गैरत है, सरासर राख है लेकिन अभी तक पुर हरारत है। क्योंकि जब मैं मरूंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि तुम भी एक पढ़े लिखे इंसानों में थे, जब गांव में कोई परेशानी थे और दीन दुखी थे तो तुमने उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। जब मैं कोई आवाज़ उठाता हूं तो मेरे ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मैं सिर्फ गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ता हूं। जितने भी मेरे किसी से बैर नहीं, आज आप
नारायणपुर कोठे में जाके देखो, मैं उल्लेख करना चाहता हूँ दीपक मिश्रा जो प्रधान है, उन्होंने किस तरह से अपने गांव को सजाया है। तो हम अपेक्षा करते हैं हमारा ऐसा उम्मीदवार आए जो गांव को सजाने का काम करे, उसके अंदर एक आग लगी हो, उसके अंदर एक जोश हो, उसके अंदर एक ऊर्जा हो कि मुझे गांव को कैसे तरक्की पे ले जाना है, मुझे जन्नत कमानी है जब मैं मरूंगा और अपने अल्लाह से मिलूंगा, अपने ईश्वर से मिलूंगा, ताकि मैं उसको रूबरू हो सकूं, उसको सवालों का जवाब दे सकूं। तो इस तरह से जब हमारे जो समस्याएं हमारे गांव में जब समस्याएं रहेंगी तो वहां के लोग निश्चित ही पलायन करेंगे और हमारे गांव में बर्बादी आएगी। और कहते हैं ना, एक प्यारा सा गांव, उसमें पीपल की छांव, गांव में आशियां था, एक प्यारा मकान था, छोड़कर गांव को उस घनी छांव को शहर के हो गए हैं। अभी पलायन जो किया लोगों के लिए कहना चाहता हूं, तो पलायन एक बहुत बड़ी जो है हमारे लिए एक चुनौती है, उसको हमें रोकना है। जितने भी उम्मीदवार हैं प्रधान पद के या क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत को हाथ जोड़ के विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अपने कर्तव्यों को समझे, अपने कर्तव्यों को निहरण करें और अपने गांव को, अपनी जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत है, इसके जरिए अपने देश की सेवा करें, ताकि हम अपने मुल्क के काम आए और लोग हमें नोटिस करें, हमें इज्जत दें लोग। जी एडवोकेट नजीब जी, ग्राम प्रधानी छोटा इलेक्शन होता है, छोटा चुनाव होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि चुनाव जितना छोटा होता है उसमें रंजिशें उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बड़े लेवल में ये बातें निकल कर सामने नहीं आती, लेकिन छोटे लेवल पर ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। दरों के लिए ये कहा जाता है कि पठानों का गांव है तो पठानों की रंजिश 7 पुश्तों तक चलती है। तो ये चीज़ किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं? देखिए मोनिस सर, अलहमदिल्ला दरोज गांव विलेज जो है मॉडर्न एजुकेटेड गांव हो चुका है। यंगस्टर यूरोप में है, मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं और वो जानते हैं कि पब्लिक जिसको भी चुनेगी जो समाज कल्याण के बढ़ चढ़ के काम कर सकता है, गांव को लीड कर सकता है, गांव में एम्बुलेंस की सुविधा लानी है, कूड़े का भी निस्तारण की एक जगह नहीं है वो चाहिए, पानी की जो है निकासी प्रॉपर चाहिए और स्पोर्ट्स का मैदान चाहिए, तो बहुत सारी चीजें, वृद्धा पेंशन चाहिए, मनरेगा में गरीबों को काम चाहिए। तो पब्लिक जो है, यंगस्टर जो है गाँव के विलेज दरों के, वो जो है अब वेल एजुकेटेड हो चुके हैं, वो किसी से तासुब, हसद और दुश्मनी नहीं रखते। वो जानते हैं इलेक्शन है, पब्लिक जिसे चॉइस करेगी, इस लायक समझेगी, उस पोजीशन पे बिठा लेगी। पब्लिक को लगेगा कि ये आदमी इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हक अदा कर सकता है, कर्तव्य निभा सकता है, उसको बिठा लेगी। इसमें इख्तिलाफ का और जो है डिस्क्रिमिनेशन का कोई रास्ता बनता ही नहीं, क्योंकि भाई ये जो है आपका दायित्व है, आप पब्लिक के हक में बेहतर काम करो, और नहीं चूज किया पब्लिक ने तो आगे को ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनो आप कि पब्लिक आपको चुन ले, खूब समाज सेवा करो, लोगों के काम आओ। तो पब्लिक को चाहिए वो जिसको चुने, जिसको वोट दे, उनकी एजुकेशन देख के, उनका विजन देख के, उनके बोलने की कैपेसिटी देख के, उनकी शराफत देख के, और वो फ्यूचर में आपके गांव के डेवलपमेंट और के लिए और सोशल मामलात के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हैं, उसके तहत पब्लिक जो है प्रत्याशी को चुनेगी। अब लड़ाई झगड़ों वाला वक्त नहीं है, अब तालीम का दौर है, एजुकेशन का दौर है, तरक्की का दौर है। स्वच्छ भारत अभियान का की पॉलिसी लाइए, जो है प्रधानमंत्री आवास विकास योजना गरीबों की है, पॉलिसी लाइए, राशन कार्ड गरीबों का जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर जो है जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए पॉलिसी लाइए। अब आप सेवा करिए, खिदमत करिए, खिदमत से लोगों के दिल जीतिए, नफरतों और लड़ाई झगड़ों का कोई काम है नहीं। चलिए मैं गफ्फार जी के पास दोबारा आना चाहूँगा, इनसे पूछना चाहूँगा कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रधानी के चुनाव को लेकर आपके क्या क्या विज़न है कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो मेरी ये प्राथमिकताएं रहेंगी? जी गफ्फार जी। देखिए भाई साहब, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, लगभग मुझे उम्मीद तो ये है कि मैं 101% जीतूंगा, क्योंकि मैं मात्र 1 वोट से आ रहा था। लेकिन अगर विश्वास पब्लिक ने मुझ पर जताया तो मेरी सोच ये है कि जो काम अभी तक प्रधानों ने नहीं किए, गांव के प्रधानों से हट के, वो योजनाएं लाऊंगा मैं गांव के अंदर, जिससे खेल के को एक बढ़िया स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे, जिससे युवाओं को हमारे जिले में जाने का मौका मिले, प्रदेश में जाने का मौका मिले। स्टेडियम बनवाएंगे, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनवा के देंगे, जिससे लोग जिले में और प्रदेश में और राष्ट्रीय लेवल पे खेल सके। एक अच्छा दरों के लिए ऑप्शन ये रहेगा हमारे। दूसरा, जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, वो हमें हर हाल में करानी ही करानी है, चाहे हम प्रधान बने या ना बने। सरकार हमारी है, इस लाख हम लोग हैं, आराम से करा लेंगे। अब तीसरा सवाल रहा, मेरे गांव की जो जनता है उनको 99% मुझसे ये उम्मीद है कि गफ्फार भाई हमारे हित के ही लिए करेंगे। रात दिन मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। आप मेरे गांव में जाना बेझिझक, जब भी आप प्रोग्राम करें तो आपको हर तरफ से यही आवाज आएगी कि गफ्फार भाई से जैसा हमदर्द नेता हमारे गांव में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पूछना एक बार, उस दिन आपको यकीन हो जाएगा इस बात का। जब गफ्फार जी बोल रहे थे तो इफ्तिखार मियां हाथ उठाया। जी इफ्तिखार मियां, आप क्या कहना चाह रहे थे? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, जैसे जो पात्र हैं राशन कार्ड के, उनको राशन कार्ड, जो पात्र नहीं है उनका कटे, डरने की किसी ज़रूरत नहीं है। और जिनका जो पात्र हैं उनका बने, उनको राशन कार्ड मिले, एक हफ्ते में 2-3 दिन बटे, ताकि सबको राशन मिल जाए। अगर बिजली व्यवस्था ठप हो तो बिजली व्यवस्था तुरंत ठीक हो जाए। और जो आप ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा इसके इंतज़ाम या खेल का इंतज़ाम ये करें, तो फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। फिर तो कहते हैं दरों एक जन्नत हो जाएगा। हाँ, ज़मीन पर घर बनाया है मगर दरों में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम जन्नत में रहते हैं। हम भी कहेंगे यार दरों को जन्नत बना दिया, हमें ऐसा प्रधान चाहिए, हमें आने वाला मुस्तकबिल ऐसा होना चाहिए। तो दरों यही तो चाहता है। आज जितने भी गाँव के लोग ये समझ रहे होंगे कि हाँ मियाँ जी सही कह रहे हैं कि हमें क्या है, राशन कार्ड हमारा बन जाए। आज होता क्या है, लोगों ने पहले, मोनिस भाई टाइम कम है जी, आप जल्दी से बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ मोनिस भाई, वो तो हुआ ये है पहले जी। कि लोगों ने अपने अपनों के जो मोटे मोटे जो पात्र नहीं थे उनके राशन कार्ड बनवा दिए। अच्छा, ये बहुत जुल्म है, ये भी एक तरह का जुल्म है। और जो ये जुल्म करेगा वो नीचा देखेगा, अल्लाह और ईश्वर उसको सजा देगा इस बात की। तो इसलिए जो पात्र हैं, जो गरीबों का हक काट रहे हैं आप, और हक को हमारे बराबर नजीब बैठेंगे, सब जानते हैं कि हक काटना किसका कितना बड़ा गुनाह है, असीम है। तो ये हक काटे गए लोगों के लिए जमीनें छीनी गई, मेहनत तोड़ी गई, उन सबसे छुटकारा मिलना चाहिए और लोगों को उनका हक मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते प्रधानों से, यही अपेक्षा रखते हैं। आसिम जी क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। मोनिस भाई, मैं आपने सवाल गफ्फार भाई से किया कि जैसे कि आप क्या विजन चाहते हो, लेकिन मैं एज ए वोटर में एक मतलब जो प्रधान देखना चाहता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। मेरी जो सोच है कि जब गांव में प्रधान हो उसकी सोच अपनी हो, बात अपनी हो, डिसीजन अपना हो, वो कठपुतली ना हो। सबसे नंबर 1 ये बात। दूसरी चीज़ है वो भेदभाव ना करे। तीसरी चीज़ ये है कि वो गरीब और अमीर में फर्क ना करे। अगर जुल्म हो रहा है गरीब के ऊपर तो वो गरीब के साथ खड़ा हो, ना कि अमीर का मुंह देख के या किसी बड़े खानदान के साथ खड़ा रहे। मैं ये ऐसे प्रधान को चुनूंगा एज ए वोटर जो अपना डिसीजन पे गलत सही देखे, लेकिन जनता भी उसको सही गलत को चुने। और बाकी जो सरकारी सुविधाएं हैं उसको लाने की कोशिश करे। सरकार सुविधा देती है, लेकिन हमारे जो पूर्व में प्रधान रहे वो सरकारी योजनाएं बहुत ना के बराबर, मैं ये नहीं कहता नहीं दिलवाई, लेकिन ना के बराबर गांव में आई हैं, लोगों को नहीं मिली है। और मैं उम्मीद करता हूं मैं जिसको वोट करूंगा तो वो जो है ये सरकारी सुविधाएं दिलवाए। बाकी जो अपनी घोषणा पत्र है उनका वो रहे, लेकिन मेरी जो सोच ये है कि उसका डिसीजन अपना हो, वो किसी की कठपुतली ना हो। जी, किसी की कठपुतली ना हो। और ग्राम प्रधान ऐसा चाहते हैं जो कि डिसीजन खुद ले, और जितनी भी विकास योजनाएं गांव में नहीं आई हैं वो गांव में आएँ और विकास कार्य करें गांव का। तो इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। 1 मिनट का टाइम मैं एडवोकेट नजीब खान जी को भी देना चाहूँगा। जी नजीब खान जी, मैं चाहता हूँ हर एक विलेज दरों में ज़रूरतमंद का, बैकवर्ड का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, विकास हो, और गाँव में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत पैदा हो, और नेशनल पंचायत लेवल पे मेरा गांव पूरे नेशनल लेवल पे चमके, ये मैं चाहता हूँ। जी, नेशनल लेवल पे चमके। जी इफ्तिखार में जी, देखिए मैं बहुत कम शब्दों में आपके लिए कहना चाहता हूँ। जी जी, एक शेर कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप बात करते हैं। बिल्कुल। तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है, तुम्हें जब गुनगुनाता हूँ तो रातें भीग जाती हैं। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है, वो जब भी बात करता है तो बातें भीग जाती हैं। और आप जिस तरह से बात करते हैं, लोगों को सबको अपने एक साथ लेके चलते हैं, हिंदुस्तान का जो कल्चर उसको लेके चलते हैं, उसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत आपका शुक्रगुजार। जी, उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, और वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। इसके साथ कार्यक्रम को यहीं कंप्लीट करते हैं। देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।